अरे आ गए आप। क्या हाल है बच्चों? 10th क्लास में आए हो, अभी अभी पढ़ाई शुरू करी है, बोर्ड्स का डर है, डर लगता है बोर्ड्स में क्या आएगा। तो अभी ही मैं जस्ट सीबीएसई बोर्ड से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे बताया कि इस साल का जो बोर्ड्स का पेपर आएगा वो टफ तो होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस जो पिछले साल थे वो नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन जो आएंगे वो नए आएंगे। तो क्या करना चाहिए? एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, आरडी शर्मा पढ़नी चाहिए, आरएस अग्रवाल पढ़ना चाहिए? बहुत कंफ्यूजन है ना। तो ना तो एनसीईआरटी पढ़ो, ना तो पढ़ो आरडी शर्मा, और ना ही पढ़ो आरएस अग्रवाल। तो क्या पढ़ें? बहुत दुविधा है ना। चलो इसका एक सॉल्यूशन लाया हूं। क्यों ना हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना सीखें, क्यों ना हर चीज का हम कॉन्सेप्ट समझें। अगर एक बार कॉन्सेप्ट आ गया ना तो ये आरडी शर्मा, ये आरएस अग्रवाल, ये सबके क्वेश्चन ना बहुत इजी लगेंगे। गलती क्या है? कॉन्सेप्ट नहीं आता, आता है तो क्या? प्रोसीजर आता है। ये क्वेश्चन है, रीड कर लिया, सॉल्यूशन पढ़ लिया, पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं कर दूंगा। वो ही सबसे बड़ी गलती है बेटा, ऐसा नहीं करना। तो मेरा नाम रमन शर्मा है, मैं पिछले 9 साल से पढ़ा रहा हूँ। इस साल मैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आया हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन आपको डिलीवर करूंगा और ट्राई करूंगा कि आप क्वेश्चन रटे ना, आप कॉन्सेप्ट समझें, हर चीज का कॉन्सेप्ट समझें, चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे वो साइंस हो। दोनों में हम आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना सिखाएंगे, ताकि आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, भले वो एनसीईआरटी का ना हो, भले वो आरडी शर्मा का भी ना हो, पर अगर मुझे कॉन्सेप्ट आता है तो मैं सारी चीजें कर सकता हूं। तो लीजिए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का एक पहला चैप्टर, जो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का चैप्टर है। एनसीईआरटी के अंदर आपको मुश्किल से एक ही एक्सरसाइज मिलेंगी और कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, वो आप करेंगे। अच्छी बात है, आप करिएगा, पर मैं चाहता हूं थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर पढ़ें, कॉन्सेप्ट समझे, कहां कहां से सीबीएसई क्वेश्चन पूछ सकता है। वो सारे कॉन्सेप्ट अगर मैंने बिल्ड कर लिए तो इट इज इजी फॉर मी, हम आराम से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है आपका क्लास 10 का रियल नंबर्स का, इसके बारे में जानेंगे। पहला टॉपिक जो इसके अंदर आपको पढ़ना है वो है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। डेफिनेशंस पढ़े लिया, आता नहीं है तो दिक्कत है। आइए समझते हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की स्टेटमेंट क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, और एक्सप्रेस भी कैसे करना है? यूनिकली, मतलब यूनिक तरीके से। यूनिक तरीके से कोई भी कंपोजिट नंबर यूनिकली एक्सप्रेस हो सकता है। यूनिकली एक्सप्रेस हो सकता है कैसे? इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट भी किसका? प्राइम नंबर्स का। किसका प्रोडक्ट? प्राइम नंबर्स का। तो क्या है इसकी स्टेटमेंट? कहता है दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर है आपके पास, अगर इस कंपोजिट नंबर को आपको एक्सप्रेस करना है तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किसकी फॉर्म में? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में आप इनको शो कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी चीज है, हम 10th में आ गए हैं और ये थोड़ा शर्म की बात है कि आधे बच्चों को कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो भी नहीं पता होता। सिंपल, कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर होना आपको कंपोजिट नंबर कहलाता है। फिर ये प्राइम नंबर्स क्या है? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। बच्चों 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर्स तो आपको आने चाहिए। जैसे प्राइम नंबर्स में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ऐसे सो ऑन है। ये सारे प्राइम नंबर्स है। और वो छोड़ो,
कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको लगता है कि 1 एक प्राइम नंबर है। बेटा बुद्धू, क्या बातें कर रहा है यार। अभी मैंने बोला प्राइम नंबर वो है जिनके 2 फैक्टर्स हैं। 1 बेचारे का तो एक ही फैक्टर है, वो भी खुद 1, तो वो प्राइम नंबर कैसे हुआ? तो याद रखना कि 1 प्राइम नंबर तो नहीं है। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाते हैं। आप कोई भी कैसा भी एक कंपोजिट नंबर ले लीजिए। लेट्स से मैं एक कंपोजिट नंबर ले लेता हूं, दैट इज 64। मैं कंपोजिट नंबर ले रहा हूं 64, और इस 64 को मुझे प्राइम नंबर्स के मेथड से, इनके प्रोडक्ट से इसको शो करना है, मतलब एक्सप्रेस करना है। तो सबको छोटी क्लास में फैक्टराइजेशन आता है, तो इसके बस आपको फैक्टर्स करने हैं। आइए फैक्टर्स करते हैं। 64 के फैक्टर, 2 से जाएगा 32, 2 से जाएगा 16, 2 से जाएगा 8, 2 से जाएगा 4, 2 से जाएगा देन 2, देन 2, देन 1। एक चीज याद रखना कि जब भी आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो इसमें सिर्फ आप प्राइम नंबर ले सकते हैं, इनमें से कोई। पर एक रूल बना लो, एक कॉन्सेप्ट बना लो कि पहले मैं 2 से चेक करूंगा, अगर 2 से फेल होता है तो 3 से करूंगा, देन 5, देन 7, देन 11, देन सो ऑन। अब अगर मैं 64 को एक्सप्रेस करना चाहूं तो मुझे क्या करना है? सिंपली ये जो नंबर है इनको मेरे को यहां लिखना है। 1 2 3 4 5 और 6। तो यही है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसके अंदर 2 टॉपिक और हैं बेटा, 2 टॉपिक और आते हैं, और ये टॉपिक्स हम लोग बहुत बार करते हैं, अपनी क्लासेस में भी करते हैं, अपने स्कूल टाइम पे भी आपने करे होंगे, आपको आते भी होंगे, बहुत अच्छी बात है। आपको लगेगा ये तो क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो मुझे बहुत आता है, ये तो मैं बचपन से करता आया हूं। वो 2 टॉपिक क्या है? एक होता है HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एक होता है आपका LCM, दैट इज लीस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर। और मैं मानता हूं कि मेरे से भी अच्छा आपको HCF और LCM आता होगा, और मैं आपको HCF और LCM सिखाने नहीं आया हूं, वो मुझे पता है आपको आता होगा, आपने 6th 7th 8th 9th पढ़े हैं, वो आपको आता है। मैं आपको जो सिखाने आया हूं वो एक अलग चीज है। क्या होता है बेटा? क्वेश्चन आता है, HCF कैलकुलेट करना है, लेट से आपको मैंने बोला 2 और 8 का, तो आप बोलोगे मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं 2 और 8 का। देन अगर मैं बोलूं HCF कैलकुलेट करना है 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 8, तो यहां पर मेरा थोड़ा सा दिमाग बर्स्ट होगा। या इसी का ही मैं बोलूं इन दोनों का LCM निकालने के लिए, तब भी आपको थोड़ा सा घबराहट होगी, क्योंकि ये चीज देना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए, और मेरे को समझ नहीं आएगा कि बोर्ड्स ने अगर पूछ लिया तो हम घबरा जाते हैं। तो एक चीज आपको नोट करनी है, एक चीज आपको समझनी है, HCF अगर आपसे पूछा गया है तो ये कहता है कि जो भी आपको नंबर दे रखे हैं, जो भी नंबर्स, लेट से आपको दे रखा था 2 की पावर 8 और 3 की पावर 6, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, एक नंबर ये है आपके पास, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। इन दोनों का आपको क्या निकालना है? HCF। तो HCF कहता है आप नंबर्स को चुनिए और इंडिविजुअल नंबर को चुनिएगा, जिनकी स्मॉलेस्ट पावर है वो ही HCF कहलाता है। HCF कहता है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द नंबर, नंबर की स्मॉलेस्ट पावर। फिर LCM क्या कहता है? नंबर्स की हाईएस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर को लेना है आपको।
ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि आपके पास एक 2 की पावर समथिंग है और यहां पर 2 की पावर समथिंग है। अब इन दोनों में से सबसे छोटी पावर किसकी है? इसकी है। तो मैं एचसीएफ जब कैलकुलेट करूंगा तो मेरा एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब 3 को देख लीजिए, यहां पर है 3 की पावर 6, यहां पर है 3 की पावर 1। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 3 की पावर 1, और ये हो गया आपका आंसर। विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी आपने ऐसे डंडे बनाना कुछ नहीं बनाया, आपका सिंपली कॉन्सेप्ट हुआ और आपने इसको कर डाला। सेम अगर इसी में ही मेरे को एलसीएम निकालना होता, अगर मुझे एलसीएम निकालना होता, एलसीएम क्या कहता है? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहां देखिए, पहले इसको देखिए और इसको देखिए। 2 की ग्रेटेस्ट पावर कौन सी होगी? 2 की पावर 8 या 2 की पावर 2? तो आंसर है 2 की पावर 8। तो मैंने आंसर लिख दिया 2 की पावर 8। देन सेम 3 में देखिए, ग्रेटेस्ट पावर कौन सी होगी? 3 की पावर 6 या 3 की पावर 1? हम कह रहे हैं 3 की पावर 6। तो ये आपका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया, और ये क्या हो गया? आपका एलसीएम हो गया। तो ये एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और मेजरली जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा, मेजरली जो क्वेश्चन आप देखोगे वो आपके अल्फाबेट के फॉर्म में बहुत ज्यादा आपको दिखने वाले हैं। किस तरीके से आएंगे? इस तरीके से लिख देंगे, कैलकुलेट एचसीएफ ऑफ ए क्यूब B6 C3 एंड A8 B2 C1। अब आपने नंबर्स पढ़े हैं यार, हमने भी नंबर्स पढ़े हैं। अल्फाबेट का एलसीएम कैसे निकालूं? वो मैं तब निकाल सकता हूं जब मेरे पास कॉन्सेप्ट है, जब मेरे को कॉन्सेप्ट आता है। तो इजी वे हो गया। अब देखो कॉन्सेप्ट है मेरे पास, अब मेरे को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एचसीएफ बोला, भैया ने बोला था हर इंडिविजुअल प्राइम फैक्टर को देखना, उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो एलसीएम बन जाती है, और जो मिनिमम पावर है वो एचसीएफ बन जाती है। पहले ए को देखिए, यहां पर ए की पावर 3 है और यहां ए की पावर 8 है, तो ए की पावर 3 को लेंगे। ऐसी बी को देखिए, यहां बी की पावर 6 है, यहां बी की पावर 2 है, तो यहां पर बी की पावर 2 हो जाएगा। ऐसी यहां सी की पावर 3 है और सी की पावर 1 है, तो यहां सी की पावर 1 हो जाएगा। तो आपका एचसीएफ हो गया। 2 मिनट से भी कम समय लगा। ऐसी ही एलसीएम, एलसीएम को अगर हम देखें तो ग्रेटेस्ट पावर 8, यहां पर A8 ले लेंगे क्योंकि बड़ा वो है, बी में B6 ले लेंगे और सी में 3 ले लेंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका फंडामेंटल थ्योरम, और उसी के साथ मैंने एचसीएफ एलसीएम निकालने का एक शॉर्ट मेथड आपको शेयर कर दिया, जो कि एमसीक्यूज, ओनली फॉर एमसीक्यूज। याद रखना, एमसीक्यू के अलावा कहीं और चलाया तो फेल होगा। ये सिर्फ ओनली एमसीक्यूज के लिए है, उसके अलावा आप कहीं पे इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। देन कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो बेटा आपको समझनी होंगी। एचसीएफ एलसीएम आपको आता है, मैं सिखा भी नहीं रहा हूं, मैं मानता हूं कि मेरे जो बच्चे अभी देख रहे हैं उनको एचसीएफ एलसीएम आता है। मैं आपको वो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता, जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। जैसे एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए, आप चाहे एचसीएफ निकालें चाहे एलसीएम निकालें तो आपके पास 2 नंबर तो होंगे, या हो सकता है 3 नंबर हो, फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है 4 नंबर हो, फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास मान के चलिए 2 नंबर हैं। लेट ए एंड बी आर द 2 नंबर्स। ये 2 नंबर हैं जिनका मुझे एचसीएफ निकालना है। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा कि मैं ए और बी का एचसीएफ भी निकालूंगा और एक ए और बी का क्या निकालूंगा, एलसीएम भी निकालूंगा। अगर मैं बोलूं कि अगर आपको एचसीएफ दे रखा है तो आपको एलसीएम उस बड़े तरीके से निकालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक छोटी सी कंडीशन है। फॉर्मूला क्या कहता है, किन्हीं 2 नंबर का एचसीएफ और किन्हीं 2 नंबर का एलसीएम हमेशा बराबर होते हैं उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के
उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन कि किसी भी नंबर का अगर आपको एचसीएफ पता है तो नंबर तो ऑब्वियस आपको पता होंगे, ऑब्वियस, बिल्कुल ऑब्वियस है, आपको पता ही होंगे। तो एलसीएम मैं 2 सेकंड में ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकता हूं। दूसरी कंडीशन, एचसीएफ डिवाइड करता है एलसीएम को कंप्लीटली, पूरी तरीके से डिवाइड करता है। मतलब एलसीएम और अगर आप एचसीएफ को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। आइए चेक करेंगे एक छोटा सा एग्जांपल लेके, और एग्जांपल भी ऐसा लेंगे जो आपको पता ही है ऑलरेडी। ऐसे एग्जांपल्स पे समझना बड़ा आसान होता है। मैं बड़ा नंबर ले लूं, उसका कोई यूज नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, आप आधी देर तो खोते ही रह जाएंगे कि क्या करके चला गया, 1 घंटे के लेक्चर में इतना कुछ बता दिया इसने। पर जो चीजें मेरे को आती हैं अगर उसमें मैं सीखने की कोशिश करूं तो वो मेरे लिए बहुत इजी होता है। मान के चलिए एचसीएफ 2 और 8 का, मेरे 2 नंबर क्या है, 2 और 8। मतलब यहां पर ए कितना है, ए है 2, बी कितना है, बी है 8, और एलसीएम 2 और 8 का, 2 और 8 का, ठीक है, 2 नंबर्स भी है। अगर मैं ये चीज जानता हूं, मुझे पता है, तो मेरे को पता है, देखो अभी मैंने आपको ट्रिक बताई है 2 और 8, तो मैं 8 को एक तरीके से ऐसे लिख सकता हूं, 2 और 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, प्राइम फैक्टर्स करके लिख सकता हूं। तो 2 की यहां पर पावर 1 है और यहां पर पावर क्या है, 3, तो मतलब एलसीएम जो इसका होगा वो आएगा 8, वो आएगा आपका 8, ये आपको पता है, वो आएगा आपका 8, सही है। अगर एचसीएफ की बात करूं 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 में, तो आएगा 2 की पावर 1, छोटी पावर लेते हैं, ये मुझे ऑलरेडी पता है। आइए इसको सेटिस्फाई करके देखें, सेटिस्फाई करके देखें क्या जो ये मैं बता रहा हूं ये चलता है कि नहीं। एचसीएफ ऑफ 2 8 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 2 8 बराबर होना चाहिए 2 और 8 के प्रोडक्ट के। ये मेरा एलएचएस हो गया, ये मेरा आरएचएस हो गया। एलएचएस ले लीजिए, एचसीएफ कितना है 2 और 8 का, अभी आपने निकाला 2, ये कितना है आपका 8, आंसर कितना आ रहा है 16, आंसर कितना आ रहा है 16। और आरएचएस चेक करिए, आरएचएस भी कितना आ रहा है 2 × 8 दैट इज 16। तो मतलब ये वेरीफाइड तो है, वेरीफाइड तो है। पर इसको वेरीफाइड ना करके अगर मैं ऐसे चेक करा के दिखाऊं कि मान के चलिए आपको ये पता है कि इसका आंसर 2 है, इसका आंसर 2 है और एलसीएम आपको निकालना है। एचसीएफ ऑफ 2 8 एलसीएम ऑफ 2 8 इज इक्वल टू 2 × 8। मुझे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने बता दिया आपको कितनी है 2, पर इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, इसको यहां ले जाते हैं। तो एलसीएम ऑफ 2 8 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 16 डिवाइड बाय 2 दैट इज 8। तो ये दोनों तरीके से मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। एक बारी वो सेकंड कंडीशन जो मैंने लिखवाई थी उसको भी चेक कर लेते हैं, वो क्या थी कि एलसीएम एचसीएफ को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है 8, एचसीएफ कितना है 2, कंप्लीटली डिवाइड है, डिवाइड करके देखेंगे रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है। तो इनका इस्तेमाल आप करेंगे तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, मैं आपको कराता हूं। क्योंकि बोर्ड्स इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप वो छोटे छोटे क्वेश्चन करें और उन छोटे छोटे क्वेश्चन से आप आंसर लिखें और आपको लगे आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, वो बिल्कुल गलत बात है। तो बोर्ड्स ये आपसे चाहता है, देखिए क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है,
HCF of two number is 116 and LCM is 1740. If one of the number is 580, then find the other number. Find the other number. सबसे पहले बोर्ड्स में दिक्कत क्या होती है, मुझे कॉन्सेप्ट आते हैं, मुझे सारी चीजें पता है, पर दिक्कत पता क्या है, लिखना नहीं आता। ऑनलाइन वीडियोस देख लेते हैं, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनके पास एक मेन चीज है कि आंसर को प्रेजेंटेबल कैसे दिखाना है, और बोर्ड्स भी आंसर प्रेजेंटेबल फॉर्म में देखना पसंद करता है। तो आप कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी चीज है, मैं चाहता हूं आप सीखें, पर उस आंसर को प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखना यार कौन सी बहुत बड़ी बात है। अगर मुझे आता है तो मैं प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिख सकता हूं ना, तो लिख देते हैं। देखिए जो क्या है, लेट द अदर नंबर बी। अब बच्चों को आदत है एक्स लेने की, मत लो। अभी मैंने बताया दो ही नंबर होते हैं, या तो ए होता है या तो बी होता है, तो एक्स को बीच में घुसा के क्यों भाई अपना दिमाग खराब कर रहे हो। दो नंबर पता है ना, एक तो ए होता है और एक तो बी होता है, तो जो नहीं दिया वो कौन है, वो बी है। अब ए की वैल्यू आपको पता है, ए कितना दिया है आपको 580, क्या दिया है आपको 580, और क्या दिया है एचसीएफ दिया है इन्हीं दो नंबर का, ए का और बी का, कितना दिया है 116, कितना दिया है 116, 116 दिया है। तो उसको लिख भी लेते हैं। ए की वैल्यू मुझे पता है, एचसीएफ कितना है मेरे पास 580, बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन हो गई, लिख दिया आपने। देन एलसीएम देख लेते हैं, एलसीएम में क्या क्या दिया है मेरे को, सेम एलसीएम ऑफ ए और बी 1740। ए की वैल्यू आपको पता है 580, बी की वैल्यू नहीं पता, कितना है 1740। ये दूसरी ऑब्जर्वेशन हो गई। दोनों नंबर आपको पता है, ए पता है, बी निकालना है। चलिए फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या है, HCF ऑफ 580 कॉमा बी मल्टीप्लाई LCM ऑफ 580 कॉमा बी इज इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। ए कितना है 580 और ये कितना है आपका बी, कितना है बी। अब मुझे बी ही निकालना है, बी ही निकालना है। वैल्यू रख दीजिए। एचसीएफ की वैल्यू पता है आपको 116, एलसीएम पता है 1740, ये पता है आपको 580 इंटू में बी निकालना है, इसको नीचे ले जाइए। 1116 इंटू 1740 अपॉन में 580 इज इक्वल टू बी। 0 से 0 कैंसिल। अब याद रखना बेटा, इसके अंदर आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट मत करिए। बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इसको देखिए तो 580 इंटू 2, तो आपका डायरेक्ट कट रहा है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, और आंसर आपके सामने होता है। बच्चे मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करेंगे। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है 174 इंटू में 2, तो 174 इंटू में 2 दैट इज 8, 15, 3, तो b की वैल्यू आ रही है आपकी 358। अब बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे आंसर को ड्रॉप कर देते हैं, और जो कि बहुत गलत है। आदत डालिए, अच्छी आदतें भले ही मुश्किल से सीखी जाती हैं, पर सीखनी है। आखिरी में लिखिए बस, therefore the other number is 358, the other number is 358। that's all, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन फिनिश। इतना इजी फॉर्मेट है, बस लिखने का तरीका आना चाहिए। फिर एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको, एक और क्वेश्चन नोट कर लेंगे। देन एक और बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन बेटा, एक और बेहतरीन बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं। मजा है, बोर्ड से डरना नहीं है, इजीली करो, सब चीज आएगी। मेहनत करो, डेली पढ़ाई करो, और हमें सब्सक्राइब करो तो मदद मिलेगी। चलिए एक चीज आपको और स्टार्टिंग में मैं बताता हूं कि जब इसके वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं,
तो आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, जैसे एचसीएफ हम कब निकालते हैं? एचसीएफ हम निकालते हैं जब आपको कोई चीज मैक्सिमम चाहिए या कोई चीज लार्जेस्ट चाहिए, तो आप एचसीएफ की तरफ जाएंगे। हमेशा किसकी तरफ जाएंगे? एचसीएफ की तरफ जाएंगे। या अगर आपको कोई चीज मिनिमम चाहिए, मिनिमम, या स्मॉलेस्ट चाहिए, तो आप एलसीएम की तरफ जाएंगे। इतनी चीज को अपने दिमाग में फिट कर लेंगे कि जब मैक्सिमम पूछेगा तो एचसीएफ, मिनिमम पूछेगा तो एलसीएम। नाम भी इनका ऐसा ही है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2, 4, 5 एंड 1037 एंड लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। आपको एक लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है, एक लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमेशा 5 आना चाहिए। अब कुछ कुछ चीजें क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आएंगे, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। लार्जेस्ट बोला, एचसीएफ करना पड़ेगा, पर एक चीज बोली, लीविंग बिहाइंड रिमाइंडर 5। अगर कोई भी नंबर रिमाइंडर छोड़ रहा है तो मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड तो होता ही नहीं होगा ना, पर मुझे चाहिए कि वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो। अगर कोई नंबर 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है या 6 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो वो जो नंबर वो छोड़ रहा है, अगर वही नंबर उससे माइनस कर दूं तो जो नंबर मुझे मिलेगा वो नंबर ना कंप्लीटली डिवाइड होता होगा। समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? दोबारा सुनो, एक बार और सुनो। अगर कोई नंबर रिमाइंडर छोड़ रहा है तो मतलब वो डिवाइड नहीं होता पूरा, उसमें कमी है किसकी? एक नंबर की। तो अगर मैं उस रिमाइंडर को उस नंबर से माइनस कर दूं तो जो नंबर मुझे मिलेगा वो कंप्लीटली डिवाइड होता होगा, वो कंप्लीटली डिवाइड होता होगा। यही कॉन्सेप्ट है इसी क्वेश्चन का, कॉन्सेप्ट यही है बेटा। चलिए शुरू करते हैं। आपको नंबर्स दे रखे हैं। फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है, दैट इज 2, 4, 5, और सेकेंड नंबर जो आपको दे रखा है दैट इज 1037, और ये दोनों नंबर एक रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, दैट इज 5, दैट इज 5। तो हम लिखेंगे फॉर नंबर टू बी कंप्लीटली डिविजिबल, सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर। रिमाइंडर को क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 245 में से आप 5 को माइनस कर दोगे तो 240 हो जाएगा। सेम ऐसी ही 1037 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 1032 हो जाएगा। अब जो आगे का प्रोसेस है वो इन दोनों नंबर से मैं नहीं करूंगा। अब ये दो नंबर हैं 240, 1034, और इनका लार्जेस्ट निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 240, 1032, आइए 240, 1032। अब बोलेंगे भैया अभी तो आप फॉर्मूला बता रहे थे, अब खुद आ गए इसी पे ही, ये तो दोगली वाली बात कर दी आपने। नहीं बेटा, वो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है जब या तो आपको एचसीएफ पता हो या तो आपको एलसीएम पता हो। दोनों में से एक चीज तो आपको नोन होनी चाहिए, तभी वो वाला रिलेशन काम करेगा। यहां पर एलसीएम के बारे में कुछ बताया नहीं गया था, तो आपको वो मिनिमम प्रोसेस करनी पड़ेगी। आइए 2 से करते हैं 120, 2 से करते हैं 60, 2 से करते हैं 30, 2 से करते हैं 15, 3 से करते हैं 5, 5 और 1। हो गया, सिंपल है। देन 1032, 1032 चेक कर लेते हैं। 2 से जाएगा 5 बारी में, देन 3 आएगा, 1 से जाएगा 2, देन 6। तो आपका आंसर आ रहा है 2 से 156। ये करना मैंने इसलिए किया कि बच्चे ने शर्म करते हैं पेपर में,
कि ये करके कहीं गलत ना हो जाए। अरे क्यों यार, आप करिए ना, रफ वर्क है ना, ट्राई करो, आंसर गलत नहीं होगा। मैं करता हूं तो आप भी करो ना। ऐसी 1 5 6 2 से करो, 2 से 4 1 आएगा, 1 5 से 10 1 आएगा, 6 8 16 कैंसिल आउट, 2 से फिर जाएगा 2 5 8, देन 2 से फिर करो, हर बार करो, गलती ना हो। 1 जा 2 कैंसिल, 5 2 जा 4 1 8 9, आगे 3 की 2 में मैंने चेक कर लिया, 2 से नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। अब आइए 3 से चेक करें, 1 2 9 1 2 9, 3 से 3 4 जा 12 कैंसिल आउट, 9 जा 3 43, तो 3 जा 43। अब 43 एक प्राइम नंबर है। 43 क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट 43 से चला जाएगा। अब आइए एचसीएफ करते हैं इसके अंदर। एचसीएफ का देखते हैं, एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ निकालते हैं। 240 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, देन 5, देन ये 1032, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 43। अब एचसीएफ कहता है कि जो दोनों में कॉमन है आप उसको निकाल लीजिए। 1 2 लिख लिया आपने, 1 2 लिख लिया आपने, 1 2 लिख लिया आपने, और यहां पर भी कॉमन है आपका 3। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, आंसर इज 24। आंसर विल बी 24। तो 24 वो नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर का छोड़ेगा। रिमाइंडर छोड़ेगा आपका 5। तो उस तरीके से अब एक क्वेश्चन और आया आपके पास, सेम क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है, पर इस बार ना वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में आ रहा है। जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में है। क्वेश्चन को रीड करिए। एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू की बर्फी है, 150 बादाम की बर्फी है, और वो उनको स्टैक्स पे लगाना चाहता है, मतलब इस तरीके से सीढ़ियों पे लगाना चाहता है। इस तरीके से लगाए in the same manner that each stack has same number and they take least area। हर स्टैक के पास सेम नंबर की मिठाई होनी चाहिए और वो कम से कम एरिया घेरे। तो इतने कितने ट्रैक्स आप बना सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ दीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच ट्रैक्स, कि कितनी मिठाइयों को आप ट्रैक्स पे लगा सकते हैं और कितने ट्रैक्स आप बना सकते हैं। दोनों चीजें आपसे इस क्वेश्चन में पूछी गई है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ने को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। अब आप खुद सोचिए, एज अ शॉपकीपर आप चाहोगे कि जो मिठाइयाँ रखी जाएं वो ट्रैक ज़्यादा हो या कम हो? ज़्यादा हो। कम तो आप भी नहीं चाहोगे अगर आप एक की दुकान है। तो जब मैं ज़्यादा चाहता हूं तो मैं एचसीएफ करता हूं। तो इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एचसीएफ करना है, एचसीएफ। और ये आया कैसे, ये आपको ने सोचना है। क्वेश्चंस देख के जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि एचसीएफ करना है। कैसे करना है यार? मैं अगर एक दुकान वाला हूं, मैं अगर एक दुकानदार हूं, तो मैं मैक्सिमम ट्रैक बनाना चाहूंगा, मिनिमम नहीं बनाना चाहूंगा। मैक्सिमम ही तो बनाना चाहोगे यार। तो चलिए अब इसको लिखें कैसे। लिखने का मेन फंडा, स्टेटमेंट बनाइए। नंबर ऑफ काजू बर्फीस 420, नंबर ऑफ बादाम बर्फी 150, 420 और 150। पहला क्या कह रहा है, हम कितनी बर्फी रख सकते हैं, तो नंबर ऑफ, तो मैक्सिमम देखेंगे, नंबर ऑफ स्वीट्स इन ईच स्टैक किसके बराबर, HCF।
of 420 and 150. 420 and 150 नॉर्मल है, कर लोगे. 420 150, 2 से 2 1 0, 2 से करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है. 1 से 2 1 0 10 5 10 1 0 5, 5 से 21, 3 से 7 7 1. देन नेक्स्ट 5 से नहीं, पहले 3 से 50, 5 से 10, 5 से 2, 2 से 1. लिखिए, इनके लिखिए, वैल्यूज लिखिए. 420 के 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, 150, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2. अब कॉमन निकालिए, इधर भी एक 2 है, इधर भी एक 2 है, तो एचसीएफ की कैटेगरी में एक आ गया आपका 2. इधर 5 है, इधर 5 है, यहाँ लिखिए 5. देन इधर 3 है और इधर 3 है, तो लिखिए यहाँ पर 3. तो एचसीएफ कितना हो गया? 30. मतलब कितने स्टैक बना सकता हूँ? 30 स्टैक्स में, मतलब एक स्टैक में 30 स्वीट्स आप रख सकते हैं. तो नंबर ऑफ स्वीट्स इन ईच स्टैक, 30 स्वीट्स आ सकती हैं. पर अब क्वेश्चन में अगला पूछा है, इन 30 में से काजू की कितनी रखूंगा और बादाम की कितनी रखूंगा? तो हम निकाल लीजिए. काजू की बर्फी आप कितनी रख सकते हैं? 420 है, 30 से डिवाइड करिए, सिंपल है. टोटल में से जितनी आप रख सकते हैं करिए. ऐसी बादाम 150 है, 30 से आप डिवाइड करिए, 0 से 0 कैंसिल, 14, 0 से 0 कैंसिल, 5. तो हम कितनी रख सकते हैं काजू की? काजू की 14 रख सकते हैं और बादाम की आप रख सकते हो 5. तो इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आपको देखने को मिल जाते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन. On walking 3 person together and their steps measure 30 centimeter, 36 centimeter, 40 centimeter respectively, what is the minimum distance each should walk so that each should walk to cover same distance in complete step? अभी थोड़ा सा आपके दिमाग को घुमाया जा रहा है. हर किसी का स्टेप आपको उसने बता दिया और वो चाहता है कि जो सबके स्टेप्स हो वो बराबर हो. जब भी देखिए चलने वाला बात आ जाती है, या आप घूम के स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आना चाहते हो, या घूम के एंडिंग पॉइंट पे मिलना चाहते हो, तो इन सारे क्वेश्चंस में मैं चाहूंगा कि अगर सबके स्टेप्स बराबर चाहता हूं तो सबको मिनिमम स्टेप्स चलने पड़ेंगे. कॉन्सेप्ट मिनिमम स्टेप्स चलने पड़ेंगे. ऐसा नहीं है कोई मैक्सिमम चल जाए, नहीं. अगर सबके स्टेप बराबर करने हैं आपको, तो आपको मिनिमम स्टेप्स चलने पड़ेंगे. तो जब बात मिनिमम की आ गई तो आपको क्या करना है? एलसीएम. क्या करना है? एलसीएम. तो ये क्वेश्चन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट के अंदर यहाँ तक आए हैं तो ये क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा. कुछ नहीं है, आपको 30, 36, 40 का आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इनका आपको निकालना है एलसीएम. आपका काम हो जाएगा, वेरी इजी है. देन एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है. क्वेश्चन को साइड कर देते हैं. इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे एमसीक्यूज उठा लीजिए, कितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लीजिए. स्कूल में देखिएगा, अगर टीचर करा रही है तो टीचर बहुत अच्छी है, नहीं करा रही है क्योंकि एनसीईआरटी में मेरे को लगता है इसका एक एग्जाम्पल है और शायद ही टीचर उस पर ध्यान दे, और बच्चे भी बहुत कम देते हैं. एक बात है बेटा, बात है, रूल कहता है इफ एनी डिजिट and with 0
अगर आपके पास कोई भी ऐसा नंबर है, कोई भी ऐसा नंबर है जो खत्म होता है जीरो पे, जो खत्म होता है जीरो पे, देन it must have its prime factors in the form of 2 की पावर m and 5 की पावर n only। अगर कोई भी नंबर है, आपके पास कोई भी नंबर है, उसके लास्ट के डिजिट में जीरो है, चाहे एक जीरो है, दो जीरो है, तीन जीरो है, लास्ट डिजिट अगर जीरो पे आप चाहते हैं खत्म करने के लिए, तो उसके जो भी फैक्टर्स होंगे उसमें जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, दोनों कंपलसरी हैं, तभी मैंने ओनली लिखा है। 2 और 5 दोनों होने चाहिए। अगर सिर्फ 2 है तब भी नहीं, या सिर्फ 5 है तब भी नहीं, ये दोनों एक साथ अगर होंगे, एक साथ अगर होंगे, तो हम बोलेंगे वो नंबर एंड करेगा विद द डिजिट ऑफ 0। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 40 के फैक्टर्स करते हैं, 2 20 2 10 2 5 5 1। 40 के फैक्टर्स को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1। मैं कह रहा हूं दुनिया का आप कोई भी नंबर आप उठाइए, उसमें हमेशा या तो फैक्टर्स 2 वाले भी होंगे और 5 वाले भी होंगे, दोनों होने जरूरी हैं। तो ये है एक रूल, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट। पर इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन इजी आता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को एक बार देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है बेटा, ये 4 की पावर n है। कंसीडर अ नंबर 4 की पावर n, कंसीडर अ नंबर 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एड्स विद 0। अब क्वेश्चन में हम देख लेते हैं 4 की पावर n और हम घबरा जाते हैं। 4 की पावर n का मतलब है ये n जो है, n, ये जो n है ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। 4 की पावर 0 का मतलब 1 है, 4 की पावर 1 का मतलब 4 है, 4 की पावर 2 का मतलब 16 है, 4 की पावर 3 का मतलब 64 है। मतलब इन डिजिट्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बस थोड़ा घुमाना है, थोड़ा घुमाना है बाबू, थोड़ा सा ही घुमाना है। और थोड़ा सा घुमा के हम पागल क्यों हो जाते हैं। 4 की पावर n का मतलब क्या है, n 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है। बोर्ड में क्यों डर लगता है, यही तो पूछा है। क्या कोई नंबर जिसकी 4 की पावर n है, मतलब 4 का पावर में कुछ भी ऐसा नंबर हो जो क्या वो कभी कभी भी 0 के साथ खत्म होगा? तो आंसर देखो बहुत सिंपल है, आपको भी पता है। हम 4 की पावर n को कंसीडर करते हैं पहले, या एक काम करते हैं, हम एक नंबर को ही कंसीडर करते हैं। नंबर क्या है, 4 पावर n। 4 के आप फैक्टर्स करिए, क्या होंगे, 2 इंटू 2, यही फैक्टर्स होंगे। क्या इसके फैक्टर में 2 दिख रहा है? हाँ। क्या इसके फैक्टर में 2 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। पर क्या 5 दिख रहा है? तो आंसर है नहीं दिख रहा है भाई। पर रूल क्या कहता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 5 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए। तो सिंपली क्या ये कभी 0 पे खत्म होगा? आंसर है कभी भी खत्म नहीं होगा मेरे भाई। चलिए सिंपल कॉन्सेप्ट आता है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, नहीं आता है सोचते रह जाते हैं बच्चे, करें क्या करें क्या करें क्या। लिख दीजिए, नो इट विल नेवर एंड्स विद डिजिट एंड डिजिट 0 फॉर एनी पावर या वैल्यू ऑफ n। क्यों 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 क्यों, रीजन जरूरी है, बिकॉज 4 की पावर n के जो फैक्टर्स हैं, इट डज नॉट कंटेन एनी प्राइम फैक्टर इन द फॉर्म
ऑफ 5 टू द पावर n, 5 टू द पावर n या 5 टू द पावर x, कुछ भी। और अगर चाहते हो 0 पे खत्म करना तो 2 की पावर m और 5 की पावर n में फॉर्मेट होना चाहिए। ये था आपका कॉन्सेप्ट। अभी कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराए हैं बेटा, इनसे रिगार्डेड क्वेश्चंस हम करेंगे और करेंगे। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, अच्छा लगता है, तो मेरे साथ इस साल चलिए, बहुत चीज़ें कराऊंगा। नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी बुरे मारने वाली बात नहीं है। बहुत कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे वीडियोस वाले होंगे जिनको आप मुझसे पहले देख रहे होंगे, मुझसे पहले उनसे पढ़ रहे होंगे, मुझसे पहले कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे। शायद उनमें और मेरे में एक कमी होगी जो मुझे लगता है इन 9 साल में मैंने कमाई है, कि मैं कभी भी कॉन्सेप्ट को डरता नहीं बच्चों को बताने से, या मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस करा के भगा नहीं दूंगा कि ये क्वेश्चन कर लेना बोर्ड में आएगा, ये कर लेना तो ये आएगा। ये नौटंकी नहीं होती मेरे से। मैं हर एक चीज कॉन्सेप्ट पे विश्वास रखता हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ चलता हूँ। तो यहीं पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ। सेकंड पार्ट लेके आऊँगा इसी चैप्टर का, इसका अगला पार्ट, जहाँ पर आप रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर और उसका प्रूफ देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और कोशिश करेंगे कि इस साल बोर्ड्स के मैथमेटिक्स के पेपर में 90+ तो स्कोर करें। तब तक के लिए जो दिल करे वो करें, पर पढ़ाई ज़रूर करें।